Hello, welcome to the Aspire lesson classes. Today we are going to start chapter number 7 of 11th class, equilibrium. कौन सा चैप्टर? इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मीनिंग पता आप लोगों को? इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखो, इक्विलिब्रियम आपका दो तरह का होता है बेटा. एक तो होता है आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और एक होता है आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम. मैं आपको नोट्स भी दूंगा, इसके साथ ही साथ नोट्स भी शेयर कराऊंगा. ठीक है, चीज़ों को समझते चलना है. स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? मान लो कोई ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है. ठीक है, एक पर्सन इसको इधर से खींच रहा है, एक पर्सन इसको इधर से खींच रहा है. इधर से ये फोर्स लगा रहा है इस पे 20 न्यूटन, इधर से भी जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? 20 न्यूटन. क्या ये ऑब्जेक्ट मूव कर पाएगा? दोनों फोर्स बराबर हैं. इधर से भी जो पर्सन इस पे फोर्स लगा रहा है वो कितना न्यूटन लगा रहा है? 20 न्यूटन. इधर से भी जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? 20 न्यूटन. तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट किस स्टेट में है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम. किस स्टेट में है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम. दूसरा है मेरा डायनेमिक इक्विलिब्रियम. डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है? सपोज करो मेरे पास एक कंटेनर है. ठीक है, ये कंटेनर है. इस कंटेनर में यहाँ पे आपने क्या कर रखा है? कोई होल कर रखा है. ठीक है, और यहाँ इस कंटेनर में क्या है? वाटर है. क्या है? वाटर. वाटर यहाँ पे मान लो कि आपके पास 10 मीटर क्यूब है जो वाटर है. ठीक है, इतने वॉल्यूम में वाटर आपका फिलअप है. ऊपर एक आपके पास क्या लगा हुआ है? इसके ऊपर टैप लगा हुआ है. क्या लगा हुआ है? टैप. वाटर की एक ड्रॉप इसमें गिरी तो वाटर की एक ड्रॉप यहां से निकल गई. नीचे भी होल है, ऊपर क्या है? एक टैप है. ठीक है, इस टैप से वाटर की एक ड्रॉप आई और एक ड्रॉप नीचे निकल गई. क्या इस वाटर का लेवल कभी कम होगा? पूजा, क्या इस वाटर का लेवल कभी कम होगा? बट आपके पास प्रोसेस तो हो रहा है ना. मॉलिक्यूल्स नीचे आ रहे हैं और मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे हैं. तो इसके में क्या 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 प्रोसेस हो गए? एक तो हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड. ठीक है, और एक हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड. मतलब कि दोनों के दोनों प्रोसेस एक दूसरे के क्या है? इक्वल है. क्योंकि जिस रेट से वाटर ऊपर से नीचे गिर रहा है उसी रेट से वाटर की ड्रॉप बाहर निकल रही है. बात समझ आ गई? ठीक है, तो इस प्रोसेस में देखो कि जो हमारा यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया. किस स्टेट में आ गया? इक्विलिब्रियम. मतलब पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं. तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम. बात समझ आ गई? स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी आपको क्लियर हो गया होगा, यस या नो? तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Equilibrium is the state at which the concentration of reactant and products and do not change with time. Equilibrium कैसा होगा बेटा? एक स्टेट होगा जहां पे ना तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज होने वाला है और ना ही प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज होने वाला है. कैसे? कि आपके पास सपोज करो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है. ठीक है, आपके पास जो रिएक्शंस होती है एक तो इरिवर्सिबल होती है. कौन सी होती है? इरिवर्सिबल. एक रिएक्शन होती है आपके पास कौन सी? रिवर्सिबल. रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती है बेटा? जैसे एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर. सॉल्ट प्लस वाटर. क्या साल्ट प्लस वाटर से एसिड प्लस बेस बन सकता है? नहीं बन सकता ना. ठीक है, तो ये प्रोसेस किधर जाएगा? सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड में तो नहीं जा सकता. क्लियर है? या फिर एक होता हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है. किसका? प्रेसिपिटेट का. जैसे मेरे पास क्या है? बेरियम क्लोराइड. ठीक है, इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया? Na2SO4. तो यहां से क्या बनने वाला है? बेरियम सल्फेट. इसके क्या मिलेंगे मुझे? पीपेट्स मिलेंगे. क्या मिलेंगे? पीपेट्स. और यहां से क्या बनेगा? NaCl. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना. कौन सा रिएक्शन है? ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है. कौन सी रिएक्शन है ये? इरिवर्सिबल. मतलब कि जो रिएक्शन है ना सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन में जाने वाला है?
फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला है। दूसरा रिएक्शन है बेटा आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इससे क्या बनेगा, अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, यस या नो। तो ये अमोनिया से आप क्या बना सकते हो, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन भी सिंथेसिस कर सकते हो, और नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से आप क्या बना सकते हो, अमोनिया बना सकते हो। बट यहां पे मैंने एक डबल हेडेड एरो लगाया, दिखाई दे रहा है। तो ये एरो किसके लिए, किसको इंडिकेट करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन को। किसको, रिवर्सिबल रिएक्शन को। इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, अमोनिया का, और अमोनिया डिकम्पोज होकर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, उसी रेट से नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन में। गॉट इट। तो यहां पे जिस रेट से अमोनिया का फॉर्मेशन होगा उसी रेट से नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन भी आपके बनते रहेंगे, मतलब प्रोसेस इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया। देखो पहले जब आप रिएक्शन स्टार्ट करते हो, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन को लेके स्टार्ट करोगे, उस टाइम आपके पास अमोनिया नहीं होगा, है ना। जब आप स्टार्ट कर रहे हो रिएक्शन को तो आप किससे स्टार्ट कर रहे हो, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से। तो रिएक्शन स्टार्ट होगा, दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, और कंबाइन होने के बाद क्या बनाएंगे, NH3 बनाएंगे, यस या नो। बट जैसे जैसे NH3 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है, जब NH3 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो NH3 आपका डिसोसिएट करने लगेगा वापस किसमें, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन में। जिस रेट से अमोनिया बन रहा होगा उसी रेट से अमोनिया डिसोसिएट कर रहा होगा। तो यहां पे ये प्रोसेस किसको रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को, और ये वाला प्रोसेस किसको रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को। क्लियर है ये चीज। आपने पढ़ा था, आपने वीक एसिड के बारे में पढ़ा था। वीक एसिड कौन से होते हैं, वीक एसिड CH3COOH वीक एसिड होता है। वाटर में कितने परसेंट डिसोसिएट करता है, ये 5% डिसोसिएट करता है। कितने परसेंट, 5%। जैसे आपके पास CH3COOH, इसमें आपने वाटर ऐड किया तो इट विल बी डिसोसिएट CH3COO माइनस एंड H+। मतलब रिएक्शन इस डायरेक्शन में कितना भाग रहा है, 5%, और इधर ये कितना जा रहा है, 95%। अब देखो ना कि आपके पास जब वाटर के अंदर आप CH3COH डालते हो तो आपके पास उसके अंदर क्या क्या आपके पास हो सकता है, इसके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। आपने 100 मॉलिक्यूल्स डाले वाटर के अंदर, किसके, एसिटिक एसिड के। कितने मॉलिक्यूल्स डाले, 100 मॉलिक्यूल्स डाले। तो ये कितने डिसोसिएट कर गए, 5 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट कर गए, बच कितने गए फिर भी, 95। 5 तो आपके पास H+ होने वाले हैं, और 5 आपके पास CH3CO- होने वाले हैं, और 95 CH3COOH। बात समझ आ रही है। दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम हमेशा कहां पर आएगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन में तो नहीं आ सकता ना। इरिवर्सिबल रिएक्शन में तो रिएक्शन आपका कंप्लीट होना चाहेगा, किसमें, इरिवर्सिबल रिएक्शन में। और रिवर्सिबल रिएक्शन में जब आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो वो प्रोडक्ट वापस डिसोसिएट करके आपका रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना चाहेगा। तो दोनों प्रोसेस एक साथ होंगे। इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझ आ गया अच्छे से, कोई डाउट, कोई डाउट बेटा। तो यहां से देखो, द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इक्विलिब्रियम सिस्टम इज द रिवर्सिबिलिटी। इक्विलिब्रियम होने के लिए आपके पास सिस्टम कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। देयरफॉर दीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो। किससे रिप्रेजेंट करोगे, डबल एरो से, इंडिकेटिंग दैट द प्रोडक्ट को एडजस्ट विद रिएक्टेंट। मतलब कि रिएक्टेंट के साथ कौन सा प्रोडक्ट एडजस्ट कर जाता है उस टाइम, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से ही तो प्रोडक्ट बनता है, तो दोनों आपके पास होंगे, रिएक्टेंट भी होगा और प्रोडक्ट भी होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, द इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया मे बी रिप्रेजेंटेड दिस। नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, इनके कंबाइन होने से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, अमोनिया का। बट अमोनिया को जब डिसोसिएट करते हो तो क्या बनाता है, ये नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन बनाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस कैसा है, दिखाई दे रहा है, रिवर्सिबल है। क्लियर है। At equilibrium, the forward and the backward reaction are still taking place. दोनों रिएक्शन एक साथ होंगे इक्विलिब्रियम पे। फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगा साथ में, और बैकवर्ड रिएक्शन भी होगा। गॉट इट? यस सर।
but the rates of forward and the backward reaction become equal. As a result the concentration of each species become constant. मतलब कि इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। मतलब कि रिएक्शन तो हो रहा है बट हमारे पास दोनों की दोनों जितने मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स वापस किस में आ रहे हैं, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। दो मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में गए तो प्रोडक्ट से दो मॉलिक्यूल वापस रिएक्टेंट में आ गए। तो कैसा इक्विलिब्रियम है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। मॉलिक्यूल्स मूव तो कर रहे हैं बट आपको ऐसा लगेगा हमेशा कि हमारे पास रिएक्टेंट भी कांस्टेंट है और प्रोडक्ट भी कांस्टेंट है। गॉट इट? यहां तक क्लियर है? कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसीज बिकम कांस्टेंट, रिएक्टेंट की भी कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की भी कंसंट्रेशन क्या होने वाली है, कांस्टेंट होने वाली है। द सिस्टम इज सेड टू बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ऐसे सिस्टम को हम किस में कहेंगे, कौन से इक्विलिब्रियम में है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, डायनेमिक मीन्स मूविंग एट ए माइक्रोस्कोपिक लेवल। डायनेमिक का मैंने बता दिया था मीनिंग, मॉलिक्यूल्स क्या करते होंगे, क्या कर रहे होंगे, मूवमेंट कर रहे होंगे। किस लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत छोटा होगा ना। The system is in motion, thus although there is no apparent change at equilibrium, get both forward and backward reaction continue take place। मतलब कि आपके पास कोई चेंज नहीं आएगा और इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होगा, जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उसी रेट से बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होगा। क्लियर? तो यहां पे एक छोटी सी लाइन लिख सकता हूं इक्विलिब्रियम के लिए कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो किसके इक्वल है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर है ये चीज? तो यहां पे देख सकते हो द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन सच एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा। अगर आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम आ गया, कैसे बता पाओगे? आप कैसे देखोगे कि इक्विलिब्रियम आ गया? कलर आपका कांस्टेंट हो जाएगा, बात समझ आ रही है? टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो जाएगा, प्रेशर भी आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर इक्विलिब्रियम की पहचान करना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया तो आपको देखना है कि आपकी क्या क्या चीजें कांस्टेंट हो चुकी है। प्रेशर भी कांस्टेंट हो सकता है, कलर भी कांस्टेंट हो सकता है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो सकता है। गॉट इट? क्लियर? आ गया समझ में? तो बेटा आपका यहां पे हम दो तरह का इक्विलिब्रियम करेंगे, एक तो केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा फिजिकल इक्विलिब्रियम। पहले हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में देखें द इक्विलिब्रियम सेटअप इन फिजिकल प्रोसेस। ये कौन से किस प्रोसेस में होगा? फिजिकल प्रोसेस। जैसे सॉलिड, जैसे आपका वाटर सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो वापस आप सॉलिड में भी तो जा सकते हो ना। कैसा प्रोसेस है? जिसमें स्टेट चेंज होती है सिर्फ, जिसमें परमानेंट चेंज नहीं होता, जिसमें सिर्फ क्या चेंज होगी, स्टेट चेंज होगी। वो कैसा होगा आपका? कौन सा इक्विलिब्रियम होने वाला? फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? तो इसमें जो आप देखो कि सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। पहले क्या आपके पास यहां पे वाटर सॉलिड था, आपके पास वाटर लिक्विड है। ठीक है, बात समझ आ गई? तो आपको पता है कि इसमें आपको किस टेम्परेचर पे आपके पास दोनों चीजें अवेलेबल होती हैं। आपके पास किस 273 केल्विन पे आपको पता है ना, वाटर भी होगा आपके पास, लिक्विड भी होगा और सॉलिड भी होने वाला है। बात समझ आई? टेम्परेचर क्या है यहाँ पे? 273 केल्विन। तो उस केस में आपके पास क्या क्या चीज हो सकती है? सॉलिड भी होगा और लिक्विड भी होगा। बात से बेटा क्लियर है ये चीज? 273 केल्विन पे तो रेट, जिस रेट से आइस मेल्ट हो रहा है उसी रेट से आपका वाटर फ्रीज हो रहा है। मतलब कि जिस रेट से आपका आइस है वो मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उसी रेट से वाटर लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है? आइस में कन्वर्ट हो रहा है। बात समझ आ गई? तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। तो ये भी क्या बेटा? इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम को क्या कहोगे? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। समझ आ गई बात? नहीं आई? क्लियर है बिल्कुल? The system is in dynamic equilibrium and following can be inferred both the opposing force occur simultaneously। जो opposing process होंगे दोनों के दोनों एक साथ चलेंगे। जिस रेट से आपका फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा उसी रेट से आपका बैकवर्ड। ये चीजें मैं कितनी बार बोल चुका हूं, तो ये चीजें आपको लर्न हो जानी चाहिए। ठीक है, कि आपका जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा इक्विलिब्रियम पे, कब? इक्विलिब्रियम पे, वो हमेशा किसके इक्वल होने वाला है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। क्लियर? क्लियर बेटा?
तो बोथ द प्रोसेस अकर्स एट द सेम रेट से चलने वाले हैं, फिर से आ गई यही बात। एंड द अमाउंट ऑफ आइस एंड वाटर रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्या आपका वाटर और आइस दोनों कांस्टेंट नहीं हो जाएंगे? आपके पास जिस रेट से आइस का एक मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उसी रेट से लिक्विड आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है? आइस में कन्वर्ट हो रहा है। तो दोनों का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। क्लियर? तो जो सेकंड है आपका लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, कौन सा इक्विलिब्रियम? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। द इक्विलिब्रियम कैन बी रिप्रेजेंटेड, देखो यहां पे आपके पास वाटर लिक्विड में था, यहां पे आपके पास वाटर वेपर में है, और ये लिक्विड से वेपर आपके पास दोनों ही स्टेट होनी चाहिए, लिक्विड भी होना चाहिए और गैस भी होना चाहिए। तो कौन सा टेम्परेचर है? 373, 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें देखिए आपके पास जो वाटर लिक्विड में था, यहां पे वाटर वेपर में है, किस टेम्परेचर पे? 373 केल्विन पे या 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपके पास लिक्विड भी होगा और आपके पास वेपर भी होंगे। तो इसका मतलब जिस रेट से आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उसी रेट से आपका वेपर किस में जा रहा है? लिक्विड में। मतलब कि जो आपका कंडेंसेशन प्रोसेस है और जो एवापोरेशन प्रोसेस है, दोनों क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। जिस रेट से वाटर वेपराइज हो रहा है, उसी रेट से वाटर कंडेंस भी हो रहा है ना? बात समझ आ गई? क्लियर है? तो बेटा इक्विलिब्रियम हमेशा इसका इक्विलिब्रियम अगर आपको लेना है तो ओपन वेजल के अंदर लोगे या क्लोज्ड वेजल के अंदर? इक्विलिब्रियम हमेशा जो अचीव्ड होगा वो एक क्लोज्ड वेजल के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? क्लोज्ड वेजल के अंदर। क्योंकि अगर आपने ओपन वेजल लिया तो गैस के मॉलिक्यूल्स से बाहर निकल जाएंगे, बाहर निकलने से फिर नए गैस के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, वो फिर तो प्रोसेस आपका हमेशा किस में रहेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। क्लियर है? Yes, sir. तो यहां पे आप देख सकते हो कि रेट ऑफ एवापोरेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। कब? एट इक्विलिब्रियम। मुश्किल तो नहीं है बेटा, बिल्कुल भी, बिल्कुल सिंपल अभी तक। Yes, sir. When there is equilibrium between the liquid and the vapor, it is called liquid vapor equilibrium। ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या कहने वाले हो? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम भी देख सकते हो, सब्लिमेशन प्रोसेस होना है, सॉलिड से किस में कन्वर्ट होना? वेपर में कन्वर्ट होना, है ना? तो इसमें जो आपका जिस रेट से सॉलिड सब्लाइम हो रहा है, जिस रेट से सॉलिड का सब्लिमेशन हो रहा है, उसी रेट से वेपर का क्या हो रहा है? कंडेंसेशन हो रहा है। ठीक है? तो इसको आप क्या बोलते हो? सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। ठीक है? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आपको ये चीज मिलेगी। कब मिलेगी? इक्विलिब्रियम पे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। कब? एट इक्विलिब्रियम। ठीक है? इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, सॉल्यूशन एंड गैस इन लिक्विड। देखो आपने हेनरीज लॉ पढ़ा था 12th क्लास में। ठीक है? 12th क्लास में हेनरीज लॉ पढ़ा था ना, सॉल्यूशन चैप्टर में। और ये आपके पास है कि आपने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी पढ़ा था। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि आप किसी कंटेनर के अंदर, किसी वाटर के अंदर आपने शुगर डाला, वो डिसॉल्व हो गया, शुगर डाला डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व एक टाइम ऐसा आएगा कि वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। उसमें क्या हो रहा है? जिस रेट से सॉलिड के पार्टिकल वाटर में मिक्स हो रहे हैं, उसी रेट से जो वाटर के अंदर शुगर डिसॉल्व है वो वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। नहीं समझ आई बात? कब होने वाला है ये? इक्विलिब्रियम पे। नहीं आया समझ में? क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से क्लियर है? तो इसमें देखो बेटा, यहां पे एक लाइन लिखी है, छोटी सी लाइन है, उसको आपने उसी को देखना है। अच्छा, इसमें लिख नहीं रखा, इसमें यहां पे लिख रखा है, इसमें पूरी चीज यहां पे लिख दी कि डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड व्हेन ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ साल्ट या फिर शुगर और एनी अदर सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन ए गिवन अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्यूशन is formed at a given temperature state is reached when no more solute can be dissolved, then the solution is called saturated solution। मतलब एक टेम्परेचर पे कि आपका जो सोल्यूट है वो सोलवेंट के अंदर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जो आपका सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे द इक्विलिब्रियम बिटवीन ए सॉलिड एंड ए सॉल्यूशन इज इंडिकेटेड बाय द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड मे बी रिप्रेजेंटेड एज। अच्छा, यहाँ से कोई लाइन हट गई है ना, कोई लाइन यहाँ से मिसप्रिंट है ना? तो उसमें कुछ नहीं है बेटा, उसमें आपको याद रखना इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? जिस रेट से
सॉलिड के पार्टिकल्स वाटर के अंदर मिक्स हो रहे हैं उसी रेट से जो मिक्स पार्टिकल है, जो डिसोल्व्ड पार्टिकल है, वो उसी रेट से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम पे दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। क्लियर? ये आपको सिर्फ रीड करना है, इसको आपने लर्न नहीं करना। और रीड आपको पता चली गया कि अगर कोई लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, रेट ऑफ एवापोरेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। क्लियर? बताया गया है कि डिसोल्यूशन एंड प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस विद द सेम स्पीड। डिसोल्यूशन और प्रेसिपिटेशन दोनों की स्पीड से होने वाले हैं, सेम स्पीड से। प्रेसिपिटेशन समझ रहे हो ना, जो पार्टिकल डिसोल्व थे वो वापस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, सॉलिड में, इसको क्या कहोगे, प्रेसिपिटेशन। और जो पार्टिकल डिसोल्व हो रहे हैं उसको क्या कहोगे, डिसोल्यूशन। तो दोनों किस रेट से होंगे, सेम रेट से होंगे। कब होंगे, इक्विलिब्रियम पे होंगे। ठीक है, क्लियर? अब गैस और गैस एंड सॉल्यूशन इन लिक्विड, गैसेस के बारे में भी तो बात कर सकते हो। हेनरीज लॉ क्या बोलता था कि जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है उसके पार्शियल प्रेशर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। सपोज करो, इसमें वैसे बताने वाला तो है नहीं, 12th का टॉपिक है, बट मैं इसी में क्लियर कर देता हूँ। ये आपके पास एक कंटेनर था, समझ रहे हो मेरी बात? इसमें आपने क्या लिए, ये पार्टिकल्स किसके हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। किसके पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक पिस्टन लगा हुआ है और ये क्या है, आपके पास गैस के पार्टिकल्स हैं। दिखाई दे रहे हैं अच्छे से? रैंडम मोशन में है ना, किसमें है, रैंडम मोशन में है। ठीक है, अब ये बताओ, ये पिस्टन यहाँ पे रुका हुआ है, ये पिस्टन यहाँ पे रुका हुआ, क्यों रुका हुआ है? कि देखो यहाँ पे क्या सॉल्युबिलिटी हो रही है, जिस यहाँ पे एक आपके पास सैचुरेटेड कंडीशन है। सैचुरेटेड समझ रहे हो कि जितने पार्टिकल्स गैस के नीचे जा रहे हैं उतने ही पार्टिकल्स लिक्विड से बाहर निकल रहे हैं, है ना? नहीं बात समझ आई? बट आपने ऊपर से प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। किसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, गैस की सॉल्युबिलिटी। किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो ये प्रेशर बढ़ाने से क्या हुआ कि ये पिस्टन नीचे आ गया, यस या नो, है ना? तो इसका क्या हो गया, इसके अंदर आपके किसके पार्टिकल्स आ गए, गैस के पार्टिकल्स आ गए। बात समझ आ रही है? बट यहाँ पे फिर भी है, अब ये पिस्टन नीचे नहीं जा रहा, आप ऊपर से दबा रहे हो बट पिस्टन नीचे नहीं जा रहा। तो ये क्या आ गया आपके पास, इक्विलिब्रियम आया या नहीं आया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया। ऊपर से आप प्रेशर दे रहे हो बट वहां पे प्रेशर नीचे नहीं दब रहा हो, तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो उस केस में कांस्टेंट क्यों हुआ, अब यहाँ पे दिख रहा है ना कि जो पार्टिकल लिक्विड से बाहर निकल रहा है उसी टाइम, सेम टाइम गैस के पार्टिकल्स नीचे लिक्विड में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों प्रोसेस एक दूसरे के क्या हो गए, बिल्कुल इक्वल हो गए। क्लियर? आ गया बेटा समझ में? तो ये भी ये आपका हेनरीज लॉ है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज गवर्न्ड बाय हेनरीज लॉ। मतलब अब अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, किसकी सॉल्युबिलिटी की, गैस की सॉल्युबिलिटी की। किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। वो किसके द्वारा गवर्न करते हैं हम, हेनरी लॉ के द्वारा। किसके द्वारा, हेनरीज लॉ के द्वारा। इट स्टेट्स दैट द मास ऑफ गैस दैट dissolved in a given mass of solvent at any temperature is proportional to the pressure of the gas above the surface of the liquid। मतलब की बात समझ आ रही है कि आपके पास यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर आपके पास लिक्विड था, यहाँ पे आपके पास गैसेस हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पे, गैसेस। अब गैसेस मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, 3 गैसेस है। तीनों गैसेस का प्रेशर अलग अलग होगा या नहीं होगा, मानते हो? पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर होगा, हाइड्रोजन का अपना प्रेशर होगा, ऑक्सीजन का अपना प्रेशर होगा और नाइट्रोजन का अपना प्रेशर होगा। जिसका प्रेशर इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर ज्यादा होगा उस गैस की सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। जिस गैस का पार्शियल प्रेशर किसके ऊपर, लिक्विड के सरफेस के ऊपर ज्यादा होगा उस गैस की सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। ये कौन बोलता था, हेनरीज लॉ बोलता था। कौन बोलता था, हेनरीज लॉ। ठीक है, कि आपकी जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा किसके ऊपर, अबाउट द लिक्विड सरफेस के ऊपर, उस गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा। बट एक टाइम पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, स्टॉप हो जाएगी। इक्विलिब्रियम पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। जितने पार्टिकल्स नीचे जा रहे होंगे उतने ही पार्टिकल गैस लिक्विड से बाहर निकल रहे होंगे। ठीक है, मतलब कि जो दोनों रिएक्शंस है, फॉरवर्ड प्रोसेस एंड बैकवर्ड प्रोसेस, दोनों क्या होने वाले हैं, एक दूसरे के इक्वल होने वाले हैं। क्लियर, क्लियर है? तो यहां पे देखें, ये हेनरीज लॉ का एक्सप्रेशन था जो मैंने दे दिया यहां पे। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल
इक्विलिब्रियम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, देखो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ो क्या है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की कौन सी प्रॉपर्टी? मेजरेबल प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी? टेम्परेचर, प्रेशर, कलर, कंसंट्रेशन। ये सारी क्या होने वाली है? कांस्टेंट होने वाली है। क्या होने वाली है? कांस्टेंट। तो एट इक्विलिब्रियम पे ही होगी ना कांस्टेंट। तो दिस इज सो बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस बिकम्स कांस्टेंट। तो इस केस में देखो एवापोरेशन ऑफ वाटर है, इसमें कैसे पता चला, कैसे पता करोगे कि इक्विलिब्रियम आ गया? जो वेपर प्रेशर होगा ना वो क्या होने वाला आपका? बिकम कांस्टेंट। किसका वेपर प्रेशर? वाटर का वेपर प्रेशर। ठीक है। दूसरी जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टेब्लिश ओनली इन केस ऑफ क्लोज सिस्टम। मैंने बताई थी ये लाइन शायद कि जो इक्विलिब्रियम आएगा वो हमेशा किस में आने वाला है? एक क्लोज कंटेनर के अंदर आने वाला है। ओपन कंटेनर के अंदर आपका इक्विलिब्रियम नहीं अचीव होगा। गॉट इट? ये भी पॉइंट, दैट इज द सिस्टम सॉलिड शुड नाइदर गेन मैटर फ्रॉम द सराउंडिंग नॉर लूज मैटर टू द सराउंडिंग्स। ना तो मैटर को वो, ना तो सराउंडिंग को मैटर गेन कर, सराउंडिंग से मैटर गेन करेगा और ना ही वो सराउंडिंग को मैटर लूज करेगा। क्लियर? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एवापोरेशन ऑफ वाटर दिखा रखा है, वेपर का ओनली इज क्लोज्ड कंटेनर। वेपर्स हमेशा, वेपर प्रेशर हमेशा किसके अंदर आता है? क्लोज कंटेनर के अंदर आता है। अगर आप कंटेनर को ही ओपन कर दोगे तो वेपर को तो चले जाएंगे वेपर्स, तो प्रेशर कहां बनेगा? तो नीचे से। वो तो रिएक्शन फिर हमेशा किस में रहेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है। दूसरा था इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज इन डायनेमिक इन नेचर। ये तो मैंने बताया था, हमेशा इक्विलिब्रियम इसमें आपके केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम कैसा होने वाला है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम होने वाला है। इसका मतलब कैसा है कि इट मींस प्रोसेस डज नॉट स्टॉप। प्रोसेस स्टॉप तो नहीं होगा, है ना, बट द चेंज टेक प्लेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द बैकवर्ड डायरेक्शन विद द सेम रेट। बट जो चेंज होने वाला है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में, दोनों का चेंज क्या होने वाला है? सेम रेट से होने वाला है। ठीक है। क्लियर ये चीज भी? When equilibrium is attained, there adjust and expression of concentration of the substance involved in equilibrium which becomes constant at a given temperature। मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो सब्सटेंस का कंसंट्रेशन है, सब्सटेंस मींस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, वो भी क्या होने वाला है बेटा? कांस्टेंट होने वाला है। क्लियर? क्या होने वाला है? कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम आपका किसी भी साइड से अचीव हो सकता है। इक्विलिब्रियम आपका किसी भी साइड से अचीव हो सकता है। जैसे आपके पास एक रिएक्शन है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये तो केमिकल का बता रहा हूं मैं एग्जांपल। इक्विलिब्रियम आ गया 2NH3। ठीक है भाई, मतलब इक्विलिब्रियम ऐसे भी अचीव होगा। और इक्विलिब्रियम 2NH3 इसको डिसोसिएट कराओगे तो इक्विलिब्रियम ऐसे भी अचीव हो सकता है। मतलब आप किसी कहीं से स्टार्ट कर लो, इक्विलिब्रियम आपका किसी भी डायरेक्शन से, दोनों ही डायरेक्शन से अचीव हो सकता है। ठीक है। इससे भी होगा, अगर आप इससे रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हो, सिर्फ आपके पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो आपका इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा एक पॉइंट पे आके। ठीक है। अगर आप अमोनिया से स्टार्ट कर रहे हो, अमोनिया डिसोसिएट करेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करेगा और एक पॉइंट पे आके आपका इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम आपका किसी भी डायरेक्शन से अचीव हो सकता है, आइदर फॉरवर्ड डायरेक्शन से रिएक्शन करा रहे हो या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन से आप रिएक्शन करा रहे हो। क्लियर है? आगे समझ में? क्लियर है बेटा? तो यहां पे यही लिखा बेटा, द प्रेशर ऑफ द वाटर बिकम कांस्टेंट। ये वाटर का ही था अभी तो। द मैग्नीट्यूड ऑफ द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द कंसंट्रेशन रिलेटेड एक्सप्रेशन कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताऊंगा कहां पर लिखना। गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द एक्सटेंट एट टू विच रिएक्शन प्रोसीड्स बिफोर एक्वायरिंग इक्विलिब्रियम। अब देखते हैं भाई, देखिए ये बात ध्यान से समझो कि आपके पास नाइट्रोजन था, इसी से ले रहे हैं ना, हाइड्रोजन था, यहां पे आपका क्या बन गया? 2NH3 बन गया। इसका जो अपने कंसंट्रेशन है, इसका भी आप इक्विलिब्रियम आने के बाद किस पे? इक्विलिब्रियम पे। क्योंकि इक्विलिब्रियम पे जब आपका इनिशियल कंसंट्रेशन इसका होगा, इसका तो नहीं होगा ना, या होगा? इसका नहीं होगा ना। तो इसका आपका कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितना? 1 मोल पर लीटर। इसका कंसंट्रेशन भी कितना है? 1 मोल पर लीटर, या फिर 3 मोल लिख लो, 3 मोल पर लीटर। और इसका कितना है? 2 मोल
पर लीटर। बात समझ आ रही है? मतलब कि एक इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन है वो ये है, दिखाई दे रहा है, यस या नो? आपने इसके 100 मोल लिए थे, 100 मोल किसके लिए, कितने लीटर के लिए? 2 लीटर के लिए। इसके आपने 200 मोल लिए थे, ठीक है? तो आप यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी ले लो, इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी ले लो, आपका जो इक्विलिब्रियम अचीव होगा इस कंसंट्रेशन पे आपका इक्विलिब्रियम इस रिएक्शन में अचीव होगा। गॉट इट? ठीक है? मतलब कि जो यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखें कि आपके पास सपोज करो एक रिएक्शन है A प्लस बी, इससे क्या बन गया आपका C प्लस डी बन गया। क्या बन गया? C प्लस डी। ठीक है, तो ये आपके पास एक रिएक्शन हो गया A प्लस बी, ये आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, यस या नो? ये आपके पास क्या हो गया? बैकवर्ड रिएक्शन हो गया। ठीक है? क्या हो गया? बैकवर्ड रिएक्शन। इसका जो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसके पास इसका क्या होगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दोनों क्या होने वाले हैं? एक दूसरे के इक्वल होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? दोनों एक दूसरे के इक्वल होने वाले हैं। ये बात तो समझ आ चुकी है आप लोगों को, ठीक है ना? और आपने एक लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब थ्योरी से थोड़ा सा एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन जिस किसने दिया था? गुल्डबर्ग एंड वागे ने, गुल्डबर्ग एंड वागे ने। इसने क्या कहा था? सपोज करो आपके पास एक रिएक्शन है A प्लस बी, इससे कोई प्रोडक्ट बना है, हमें नहीं पता, ठीक है? बात समझ आ रही है? A प्लस बी से एक प्रोडक्ट बना है जो हमें नहीं पता। इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो डिपेंड करेगा, is directly proportional to concentration of reactant, molar product of the molar concentration of reactant and product। मतलब कि आप इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट के पास, रिएक्टेंट आपके पास कितने हैं? 2। इसका प्रोडक्ट कर दो, इसकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट कर दो, तो इस रिएक्शन का रेट आपका आ जाएगा। ठीक है? क्या आ जाएगा? रेट आ जाएगा। तो रेट, यहां से लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि आपका जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the product of the molar concentration of the reactant। ठीक है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ किसी कंसंट्रेशन पे, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहां से जो रेट आएगा वो किसके इक्वल आएगा? रेट के ए बी। के क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। के क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉरी रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। बात समझ आई? रेट कांस्टेंट। क्लियर है यहां तक? तो यहां पे भी देखो, इस रिएक्शन में भी देखो, इस वाली रिएक्शन में आपका A प्लस बी, ये आपका इधर, ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया और ये आपका बैकवर्ड रिएक्शन हो गया। ठीक है? तो इस फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या आने वाला है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ A प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B। बात समझ आ गई? इस रिएक्शन का रेट क्या आने वाला है? ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। ये कितना आएगा? C इंटू D। बात समझ आ गई? तो यहां से आप इसका रेट निकालो। इसका रेट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू KF। लिख सकते हैं इसको ऐसे, KF क्या है यहाँ पे? फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। ठीक है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोल सकते हो फॉर फॉरवर्ड रिएक्शंस के लिए। ठीक है? यहां से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या आएगा? KB C इंटू D। दोनों एक दूसरे के क्या है? दोनों एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। दोनों एक दूसरे के क्या है? इक्वल। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का वैल्यू कितना है? KF A इंटू B। इसका वैल्यू कितना है? KB C इंटू D। समझ आ गई बात? तो यहां से इसको इधर ले आओ, इसके B को इधर ले आओ, KF अपॉन KB लिख सकता हूं। यहां से क्या आ जाएगा? C कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D, कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। एक कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आंसर?
कांस्टेंट आएगा, दैट इज इसको क्या लिख लो, के ऑफ ई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के ई को हम क्या कहने वाले हैं यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। के ई को हम क्या कहने वाले हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऊपर किसका कंसंट्रेशन आने वाला है, नीचे किसका कंसंट्रेशन आने वाला है, रिएक्टेंट का, ठीक है। तो के ई यहाँ पे क्या आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना। नीचे क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। बात समझ आ गई यहाँ तक। के ई क्या है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के ई क्या है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसमें भी क्या देखो, इसमें यहां से हमें क्या मिलेगा, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वो कहां पे निकालेंगे हम, केमिकल इक्विलिब्रियम में निकालने वाले। क्लियर, किसके अंदर निकालने वाले हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम हो गया, लाइक इक्विलिब्रियम फिजिकल सिस्टम, ऐसे ही आप किसमें करने वाले हो, केमिकल रिएक्शंस के अंदर करने वाले हो। बट केमिकल रिएक्शन कौन सी होने वाली है आपकी, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल तो नहीं, कौन से वाली, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए आपके पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन हो गया, ठीक है। आफ्टर सर्टेन टाइम द फॉरवर्ड द टू रिएक्शन अक्कर, इसमें दो रिएक्शन होंगे कुछ टाइम के बाद, एक तो सेम रेट से होने वाले हैं, है ना। एक फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, एक बैकवर्ड रिएक्शन होगा। तो ये आपके पास एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन है, क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। जब आपके पास इस रिएक्शन, ग्राफ किस रिएक्शन का बना रखा है, ये रिएक्शन इस रिएक्शन का ग्राफ बना रखा है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इससे क्या बना है, ट्वाइस ऑफ NH3। आपके पास देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन तो ज्यादा होगा, ये मोलर कंसंट्रेशन ऐसे इंक्रीज कर रहा है ना। तो फर्स्ट आपके पास क्या होने वाला है, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन होने वाला है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। उस टाइम आपके पास अमोनिया तो नहीं होगा, और अमोनिया कहां पर है, यहाँ पे देखो जीरो दिखाई दे रही है चीजें। Yes, sir. तो बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होने वाले, कन्वर्ट होगा, इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, और एक टाइम पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टाइम के साथ। ऐसे ही आपके पास डाइनाइट्रोजन है, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, क्योंकि N2+3 ऑफ H2, नाइट्रोजन का 1 मोल और हाइड्रोजन के 3 मोल। क्लियर, तो इसलिए हाइड्रोजन को ऊपर रखा है और नाइट्रोजन को इसके नीचे रखा, क्योंकि नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन कम होगा और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन, बट यहाँ पे देखें कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, और एक टाइम के बाद ये कंसंट्रेशन नाइट्रोजन का भी क्या होने वाला है, कांस्टेंट। टाइम के साथ साथ इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा बट कांस्टेंट हो जाएगा, टाइम के साथ साथ इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा बट ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। बट यहाँ पे अमोनिया उस टाइम जीरो था जब ये थे आपके पास दोनों, बट जैसे जैसे इनका कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, और ये भी क्या हो जाएगा, एक टाइम पे आपका कांस्टेंट हो जाएगा। गॉट इट, क्लियर यहां तक। तो आगे देखें बेटा, इक्विलिब्रियम, इसमें दोनों ये रिएक्शन यहां से शायद ब्लर हो रखा है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो लॉ ऑफ मास एक्शन भी मैंने बता दिया। लॉ ऑफ मास एक्शन, गुल्डबर्ग एंड वागे सजेस्टेड ए क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रेट्स ऑफ रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन। मतलब इसने एक रिलेशनशिप बताया था किसके बीच, रेट ऑफ रिएक्शन और एंड कंसंट्रेशन के बीच। तो उसने क्या कहा था कि दिस इस रिलेशनशिप को उसने लॉ ऑफ मास एक्शन कहा, और ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था बेटा, ये बताता था कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। बात क्लियर, कब होगा ये, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, एट एनी गिवन टाइम, किसी भी टाइम आ सकता है, ठीक है। बात समझ आ गई यहां तक। तो आपके पास ये A+B था, इससे प्रोडक्ट बना है, इसका रेट क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहां से जो रेट ऑफ रिएक्शन है, क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट है। गॉट इट, यहाँ पे बताया था मैंने, ठीक है। तो K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या फिर रेट कांस्टेंट। क्लियर यहां तक। नाउ इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी, अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट, जितने भी मेरे पास रिएक्टेंट गिवन है, अगर मैं उनकी कंसंट्रेशन यूनिटी कर दूं, दैट इज 1 मोल पर लीटर। क्या कर दूं, 1 मोल पर लीटर। यूनिटी का मतलब तो यही होगा ना। तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन हो K के इक्वल हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होने वाला है, K के इक्वल होने वाला है। तो रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, अगर आपका जो रेट कांस्टेंट है किसी भी रिएक्शन का एक गिवन टेम्परेचर पे, वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल कब होगा, जब आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट क्या होगा, यूनिटी होगा। क्या होगा, यूनिटी। गॉट इट, ये चीज भी। Yes, sir.
तो यहाँ पे बेटा आपके पास एक रिएक्शन दे रखा है, इसमें भी आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मोलर का प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट, ऊपर कुछ पावर लगा रखी है, दैट इज द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। किसके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के। किसके? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के। देखो कैसे बनाते हैं इसको भी। मेरे पास ट्वाइस ऑफ ए है प्लस थ्राइस ऑफ बी है, इससे क्या बना? प्रोडक्ट बना। क्या बना? तो इस 2a का मतलब क्या है? a प्लस ए। b का मतलब 3b का मतलब क्या है? b प्लस b। क्लियर यहां तक? तो इसका जो रेट बनेगा, रेट के आ गया यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ द ईच कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। a का स्क्वायर होगा यहाँ पे, यस या नो? किसका स्क्वायर होगा? a का, और यहाँ पे किसका क्यूब होगा? b का क्यूब, है ना। तो ये जो आपके पास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है ना, इसके ऊपर आपने क्या लगाना है? स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कौन सा लगाना है? जो आपका एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दिया होगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट एनी particular temperature is proportional to the product of the molar concentration of reactant, with each concentration term raised to the power equal to the number of molecules of the respective reactants। बात समझ आई है? नहीं आई? क्लियर है ये? बिल्कुल कोई डाउट है इसमें? समझानी ये बात मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। और वो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं, वो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपने देखना है, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके बाद जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये चैप्टर हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा कल खत्म हो जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम में इसके बाद आपका आएगा लीच-एक्लायर्स प्रिंसिपल, वो भी 15 से 20-25 मिनट की क्लास में फिनिश हो जाएगा। तो आपका एक टॉपिक कल फिनिश हो जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम। फिर बचेगा आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम कम से कम 4 क्लास तो लेगा, 4 से 5 क्लासेस। ऐसे ही पढ़ेंगे तो शायद वो जल्दी हो जाए। आ तो गया ना समझ में? बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं है? तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम देख लो। यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग चलोगे, रिवर्सिबल रिएक्शन है, लॉ ऑफ मास एक्शन यहाँ भी अप्लाई होगा, फॉरवर्ड में भी अप्लाई होने वाला है और बैकवर्ड में भी अप्लाई होने वाला। और ये लॉ ऑफ मास एक्शन मैंने करा दिया। कहाँ पे कराया? a प्लस बी से क्या बना? c प्लस डी, दैट इज द फॉरवर्ड रिएक्शन। दैट इज द फॉरवर्ड रिएक्शन, यस या नो? इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिख सकते हो kf, प्रोडक्ट ऑफ a इंटू b, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ a एंड कंसंट्रेशन ऑफ b, वेयर kf इज द रेट कांस्टेंट फॉर किसके लिए? रेट कांस्टेंट किसके लिए? ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। तो ऐसे ही आप c प्लस डी बैकवर्ड रिएक्शन का रेट निकाल सकते हो। kb क्या है यहाँ पे? रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। तो दोनों का रेट इक्वल होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहां से जो kf ये हो गया एक्सप्रेशन, kf अपॉन kd, प्रोडक्ट ऑफ c इंटू d, प्रोडक्ट ऑफ c d अपॉन प्रोडक्ट ऑफ a b। ऊपर किसका प्रोडक्ट आएगा? ऊपर किसका कंसंट्रेशन आएगा? प्रोडक्ट का। और नीचे किसका कंसंट्रेशन आएगा? रिएक्टेंट का। kf को kb से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट वैल्यू आएगी, दैट इज k, या फिर ke भी लिख सकते हो। ke इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पे लिखा होगा बेटा वेयर k इज द combined constant which is equals to k is kf upon kb is called equilibrium constant। तो यहाँ पे बड़े बड़े वर्ड में लिखा equilibrium constant। क्लियर है यहाँ तक? equilibrium constant। तो ratio of the product of concentration of product to the concentration of reactant is also known as concentration quotient, also is denoted by q। मतलब जो रेशियो होने वाला ना, किसका रेशियो? concentration of product is that concentration of reactant, इसको हम एक रेशियो से भी डिफाइन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्वोशिएंट रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट, कंसंट्रेशन क्वोशिएंट बोलते हैं, सॉरी कंसंट्रेशन क्वोशिएंट, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? क्यू से। क्लियर है? ये भी इक्विलिब्रियम पे दोनों इक्वल होने वाले हैं। इक्विलिब्रियम पे दोनों क्यू इज इक्वल्स टू के। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है बेटा? तो किसी भी एक क्लियर है बेटा? Yes, sir. फॉर ए जनरल रिएक्शन ऑफ द टाइप, ये रिएक्शन दे रखा है, इसके लिए आप के निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब इसके बाद बेटा इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, और इसमें आपका गैसीय सिस्टम के लिए भी आप निकाल सकते हो। हाँ, अब इसमें कुछ थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन दे दूं।
इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेटा। आपने के निकाला, के ऑफ ई दैट इज सी, ये निकाला था अभी, है ना, यही निकाला था, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्टिव मास। कौन सा मास? एक्टिव मास, जो इक्विलिब्रियम, जिसका जो कंसंट्रेशन आपका कब आएगा, ये एक्टिव मास आप कब लोगे? इक्विलिब्रियम पे लोगे, ठीक है। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन लिखी जाएगी ना, वो कब की लिखी जाएगी? इक्विलिब्रियम की लिखी जाएगी। मतलब इतना मास आपके पास कैसा पड़ा है? एक्टिव है। क्लियर है? यहाँ पे जो कंसंट्रेशन लिखी जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ सी, ये किसकी लिखी जाएगी? इक्विलिब्रियम की लिखी जाएगी। मतलब कि जब आप रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हो, ए से आप बी से आप ये स्टार्ट कर रहे हो, तब तो आपके पास यही होंगे ना, दोनों के दोनों, प्रोडक्ट थोड़ी होगा। इक्विलिब्रियम पे आपके पास क्या होगा? प्रोडक्ट भी होगा। और इक्विलिब्रियम पे जो कंस्टेंट रखोगे वो यहाँ पे रखो। क्वांटिटी से ये बात समझ आ गई? यस या नो? तो बेटा एक तो हो गया एक्टिव मास, ये आप कंसंट्रेशन किस में ले सकते हो? मोल पर लीटर में ले सकते हो। किस में ले सकते हो? मोल पर लीटर में। और लेनी भी किस में है? मोल पर लीटर में, ठीक है। बट यहाँ पे आप कंसंट्रेशन, इसको आप पार्शियल प्रेशर में भी दे सकते हो। किसमें? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर में क्यों लोगे? ये भी तो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है गैसेस के लिए। कंसंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करता है? PV इज इक्वल्स टू nRT, यस या नो? P इज इक्वल्स टू N बाई V, RT, RB कांस्टेंट है, TB कांस्टेंट है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो P आप कंसंट्रेशन के लिए आप P भी तो यूज कर सकते हो, बट P यूज करोगे किसके लिए? गैसियस रिएक्शन के लिए यूज कर सकते हो। क्लियर है? यहां तक बात समझ आ गई? तो यहां से एक रिलेशन बनाना है बेटा। वो रिलेशन किसके बीच में बनाना है? वो रिलेशन आपने K ऑफ E इज इक्वल्स टू K ऑफ P के बीच में, या फिर इसको Kc भी लिख सकते हो। Kc इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। Kc भी लिख लो या Ke लिख लो या K लिख लो। मैंने Kc लिख दिया क्योंकि बुक में Kc लिखा मिलेगा। बुक में क्या लिखा मिलेगा? Kc। रिलेशन ऑफ Kp एंड Kc दोनों इक्वल नहीं है, बट रिलेशन बनाना है, ठीक है। आपके पास Kc क्या था? Kc, अभी Kc, इस रिएक्शन का Kc बताओ। ये A प्लस B, इस रिएक्शन का Kc बताओ, ठीक है। या फिर इस रिएक्शन का बताओ, A B C D, इसका बताओ। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसका बताओ मुझे। इस रिएक्शन का Kc बताओ। Kc कैसे लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D, इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे C, इसका कोएफिशिएंट क्या रहेगा? स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट C का C रहेगा। पावर में लगा दूं, इसका पावर में D लगा दूं, इसका पावर में A लगा दूं, और इसका पावर में B लगा दूं। बात समझ आ गई? यहाँ तक नहीं आई? ठीक है। अब ये देखो बेटा, मैंने यहाँ पे कंसंट्रेशन को लिखा मोल पर लीटर, है ना। यहाँ पे कंसंट्रेशन किसमें है? मोल पर लीटर। बट मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, Kp इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? पार्शियल प्रेशर ऑफ A। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? पार्शियल प्रेशर ऑफ B। यहाँ पे आपने C लिखा, यहाँ पे आपने D लिखा, यहाँ पे आपने E लिखा, यहाँ पे आपने B लिखा, ठीक है। यहां तक समझ आया? नहीं है ये वाला, ये दोनों एक्सप्रेशन दिख रहे हैं। बट यहाँ पे आपके पास पता है कि जो P है, P वो किसके इक्वल है? N बाई V RT, यस या नो? तो P ऑफ C क्या होने वाला है? C ऑफ C RT लिख सकता हूं इसको ऐसे। P ऑफ C को मैं क्या लिख सकता हूं? C ऑफ C RT, मतलब कंसंट्रेशन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कंसंट्रेशन को तो रिप्रेजेंट करता है, N बाई V। बात समझ आ रही है? नहीं आया? अब P ऑफ B, इसको P ऑफ B को मैं क्या लिख सकता हूं? B ऑफ B RT, यस या नो? तो ये कंसंट्रेशन किसका है? C का। ये कंसंट्रेशन किसका है? D का। ये किसका है? A का। ये किसका है? B का। क्लियर है यहां तक? तो मैं यहाँ पे P ऑफ C का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ बताओ ना। Kp इज इक्वल्स टू P ऑफ C का वैल्यू। P ऑफ C का वैल्यू मैंने लिखा कंसंट्रेशन ऑफ C RT C। आई बात समझ में? इस PD को मैं क्या लिख लूं? PD को
पीडी को मैं क्या लिख लूं, कंसंट्रेशन ऑफ डी लिख लो बेटा, छोड़ दो, कंसंट्रेशन ऑफ डी लिख लो, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी, यहां पे डी आ गया, ठीक है। नहीं आया समझ में? पूजा सर बी लेते ना। अरे देखो यहाँ पे बेटा, मैंने यहाँ पे है ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि क्लियरिटी से समझ आए। 1 मिनट रुको बस, 1 मिनट दिखाता हूँ, इस एक्सप्रेशन को दोबारा लेके दोबारा समझाता हूँ। पूरा कंप्लीट देखना, ध्यान से देखना एक एक चीज। आपके पास a ऑफ a प्लस b ऑफ b, इससे बन गया आपका c ऑफ c प्लस d ऑफ d, ठीक है। यहाँ पे ये ठीक है अब तक। आपने इसका kc निकाला, kc निकाला पूजा, आपने लिखा बेटा कंसंट्रेशन ऑफ a, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ c, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ c, कोफिशिएंट ऑफ a, कोफिशिएंट ऑफ c, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ c, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन लिखूंगा ना यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ d, प्रोडक्ट में क्या यहाँ पे क्या आ गया d, ठीक है। c ऑफ c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ c को। d किसको, cd किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ d को। नीचे क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ a, कोफिशिएंट ऑफ a, ठीक है। क्लियर है यहां तक? यहाँ पे क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ b। आगे समझिए यहां तक, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे kp, आप यहाँ से kp भी बना सकते हो। kp क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ a, पार्शियल प्रेशर ऑफ c, पार्शियल प्रेशर ऑफ c, पावर में क्या जाएगा c, पार्शियल प्रेशर ऑफ d, पावर में क्या जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ a, पावर में क्या जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ b, पावर में क्या जाएगा b। इतना समझ आ गया? तो यहाँ पे kp आ गया। अब इस p ऑफ c को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं कंसंट्रेशन ऑफ CRT लिख सकता हूं, यस या नो? कंसंट्रेशन ऑफ CCRT अपॉन b लिख सकता हूं ना, ऐसे ही तो लिखूंगा। क्लियर है? लिख सकता हूं बेटा? यस सर। तो यहाँ पे देखें हम क्या करेंगे अब। अच्छा वॉल्यूम तो फिर यहाँ भी आएगा, तो आप इसको सीधा ही क्या लिख लो, इस वॉल्यूम को यहाँ से आप हटा सकते हो, ठीक है। इस वॉल्यूम को आप यहाँ से हटा सकते हो, C ऑफ C इसको लिख सकते हो, C ऑफ CRT लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी तो कंसंट्रेशन N/V में ही आएगा, ठीक है, तो वो तो कट जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने इसको यहाँ पे K ऑफ P को, P ऑफ C को मैंने लिखा C ऑफ C RT की पावर A, यस या नो? यहाँ पे मैंने लिखा C ऑफ D RT की पावर D, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, C ऑफ A RT की पावर, नीचे क्या बेटा, अच्छा यहाँ पे C है, सॉरी यहाँ पे A, यहाँ पे क्या है C ऑफ B RT की पावर B। ये समझ आ गया यहाँ तक? अच्छा इसमें से कॉमन चीजें क्या है, KP RT की पावर C, RT की पावर D, RT की पावर A एंड RT की पावर B। तो यहां से आपको देखो RT C प्लस D माइनस A माइनस B लिख सकता हूं, यस या नो? ऐसे करके लिख सकता हूं। ये तो मैंने इस सारी चीजों को मैंने इकट्ठा करके लिख दिया। क्लियर है? C ऑफ C की पावर C, CD की पावर D एंड CA की पावर A एंड CB की पावर B। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इतना KC को रिप्रेजेंट करता है, यस या नो? करता है ना KC को रिप्रेजेंट। तो यहां से जो एक्सप्रेशन देखो लिख दिए, KC तो है ये, तो इसको मैं KC लिख सकता हूं इस वाले को। तो यहां से रिलेशन क्या आ गया, KP इज इक्वल्स टू KC RT ऑफ डेल्टा NG। क्या लिख दूं इसको अब, डेल्टा NG। डेल्टा NG क्यों लिखा, डेल्टा NG क्यों लिखा, रिएक्शन देखो ना, रिएक्शन में ये क्या है, A मोल B मोल C मोल D मोल, और इसका डेल्टा NG क्या आएगा बताओ ना मुझे एक बार निकाल के। इसका डेल्टा NG, इसका डेल्टा NG आएगा C प्लस D माइनस A प्लस B। यही तो आएगा, यही तो आएगा। तो यहां से क्या एक्सप्रेशन आ गया आपका, यहां से एक्सप्रेशन आ गया KP इज इक्वल्स टू KC
RT रेज टू पावर डेल्टा Ng, दोनों के बीच का रिलेशन मिल गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गैसियस फॉर गैसियस रिएक्शन, ठीक है, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस, है ना। तो वो डिस्कस करेंगे, कैसे हम दूसरी रिएक्शंस के लिए देखेंगे। इतना समझ आ गया? इनफ है आज के लिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।